हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिल एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के जो चैप्टर में वैद्युत सेल तथा आंतरिक प्रतिरोधों का संयोजन। तो वैद्युत सेल जो होता है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश या धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो वैद्युत सेल जो होती है, यह क्या करती है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। देखिए, सेल और बैटरी यह दो वर्ड हैं जो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए सेल क्या होता है। सेल एक यूनिट है या इकाई है जिसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ जोड़ करके बैटरी का निर्माण करते हैं, यानी सेलों का संयोजन ही बैटरी होता है। अब सेल के प्रकार। सेल जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, वे सेल जिसको दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे डैनियल सेल तथा शुष्क सेल। जैसे हम लोग के घर में जो होता है, घड़ी की बैटरी होती है, टॉर्च की बैटरी, इसे हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक सेल। वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। तो देखिए, वे सेल जिसको बार बार हम लोग चार्ज कर सकते हैं, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल। सेल का वैद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में यानी सेल सहित प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का आंतरिक सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यह क्या होता है, किसी भी परिपथ में, यह मान लीजिए सेल है और यह कोई परिपथ है, इस तरीके से है। तो इसमें क्या होता है, किसी एकांक आवेश को इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने और प्लस इस सेल में भी प्रवाहित करने के लिए जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है, इसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसकी मात्रक की बात करें तो जो हम लोग का भी होता है वोल्ट, उसका मात्रक यही होता है। तो यानी इसके अगर से देख लें तो E बराबर हो जाएगा W/Q। और जो W है ये कार्य, इसको जूल में मापते हैं, और ये जो है आवेश कूलाम में, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और E जो है विद्युत वाहक बल है, और W जो है किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। टर्मिनल विभवांतर। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उस बिंदु के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जो टर्मिनल विभवांतर होता है यह क्या होता है कि बैटरी द्वारा जो यह एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, और पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। विभव पतन। एकांक आवेश को आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विभव पतन कहते हैं। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं, और यानी V डैश से प्रदर्शित करते हैं, और V डैश बराबर हो जाएगा W, जो कि आंतरिक ऊर्जा होगी अपान में Q। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यानी सेल के अंतर्गत जो प्रतिरोध होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के दोनों प्लेटों के बीच दूरी
के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर से दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। यह घोल द्वारा घेरे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल घटाएंगे तो यहाँ पर जो होता है आंतरिक प्रतिरोध वह बढ़ेगा। यह वैद्युत अपघट्ट के सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। यह वैद्युत अपघट्ट तथा प्लेटों के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नियत रहता है, बल्कि सेल को उपयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध होता है E बराबर होता है V प्लस आई आर। तो यहाँ पर जो है E विद्युत वाहक बल है और यहाँ पर जो है टर्मिनल विभवांतर है और I जो है धारा है और ये जो स्मॉल r है यह आंतरिक प्रतिरोध है। तो इनके बीच में यही संबंध होता है। सेलों का संयोजन। तो देखिए सेलों को संयोजन हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। परिपथ में प्रयुक्त सेल का कुल वैद्युत वाहक बल जो होगा Ne हो जाएगा। देखिए अगर से इसकी बात करें, इसका विद्युत वाहक बल E है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी इसी तरीके से n तक गए हैं तो E प्लस E ऐसे हम लोग n तक करेंगे तो इन सब का योग जो होगा Ne आएगा। और सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, देखिए सबका जो है आंतरिक प्रतिरोध R है, तो सब R को जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा NR। परिपथ की कुल प्रतिरोध, तो देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वह NR है और बाहर एक प्रतिरोध है R है, तो यह कुल R हो जाएगा, प्रतिरोध जो हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R। परिपथ में प्रवाहित धारा, तो I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा के कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल है Ne और जो है कुल प्रतिरोध है NR प्लस R। अब यहाँ पर कंडीशन रखा जाए, ये फार्मूला तो हो गया। अगर से इसको हम लोग बोलें यहाँ पर कि NR यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है यह कैपिटल R से बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको क्या मान लें, शून्य, लगभग नगण्य। तो यह हो जाएगा Ne बटा के R। यह वाला जो है NR बहुत छोटा है और कैपिटल R बहुत बड़ा है। तो अब यहाँ पर जो है यह आएगा कि एक सेल द्वारा प्राप्त धारा जो होगा, अगर से मान लीजिए 2 लगा रहे हैं तो उसमें 2 से गुणा करा देंगे, 3 लगा रहे हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 लगा रहे हैं तो 4 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से अगर से n प्रतिरोध है तो उसमें जो होगा n से गुणा करा देंगे। तो यह जो है संयोजन एक लाभप्रद है, यानी यह लाभदायक होता है। लेकिन अगर से यही हम लोग बात कर लें कि यह जो है NR बहुत बड़ा है, R बहुत छोटा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा Ne बटा के NR, तो N से N कट जाएगा, बचेगा E बटा के R। तो यहाँ पर जो है कि एक सेल रहे चाहे अनेक सेल रहे, इनकी सेलों की संख्या पर निर्भर ही नहीं करती है। तो यह जो है यह संयोजन व्यर्थ कहलाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा है कि एक ही हम लोग सेल का यूज करें, तो यह फायदेमंद नहीं है। समांतर क्रम में बात की जाए तो माना n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। परिपथ में प्रयुक्त सेल का कुल विद्युत वाहक बल E है। तो E बराबर, माना सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध R है, R डैश है,
तो आर डैश बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इसी तरीके से n होगा। तो इस सबका योग जो हो जाएगा ये आ जाएगा 1/r डैश बराबर n/r। अब इसको अगर से रिवर्स कर दिया जाए तो हम लोग का आ जाएगा r डैश बराबर r/n। यहाँ पर जो है परिपथ में कुल प्रतिरोध जो होगा R डैश प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ R डैश का मान यह है और उसमें R जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा R/n और प्लस में R। तो धारा बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल बटा के कुल प्रतिरोध। तो हम लोग का यहाँ विद्युत वाहक बल जो है E है और यहाँ पर जो प्रतिरोध है R/n प्लस कैपिटल R है। अब इसमें केस 1 देखा जाए कि यदि कैपिटल R बहुत बड़ा है, कैपिटल R जो है बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जगह हम लोग शून्य रख देंगे तो हम लोग का जो आएगा वो I बराबर हो जाएगा E/r, क्योंकि यह जो होगा लगभग यह वाली वैल्यू शून्य कर दिया है तो बस यही और यही बचेगा। तो यह जो है यह सेल एक सेल से प्राप्त धारा है। अब इसमें देखिए एक सेल रहे चाहे अनेक सेल रहे, इससे जो होगा n की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी n है ये नहीं है तो नंबर ऑफ सेल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से हम लोग को यह व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक सेल है उससे जो हम लोग को धारा मिल रही है, अगर उसे दूसरा सेल जोड़ रहे हैं तो उससे धारा बढ़नी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि एक जोड़े चाहे अनेक जोड़े धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस वजह से यह वाला जो संयोजन है यह व्यर्थ है। अब केस नंबर 2, यदि हम लोगों को बोला जाए कि स्मॉल r/n बहुत बड़ा है और ये जो कैपिटल R है बहुत छोटा है, तो क्या होगा, तो इससे जो हो जाएगा हम लोग का I बराबर E/r और बटा के n है। तो n जो है ऊपर चला जाएगा तो n हो जाएगा ऊपर मल्टीपल में और E/r आ जाएगा। यहाँ पर n है, यानी एक सेल से प्राप्त धारा जो होगा, अगर से 2 है तो उसमें 2 से गुणा, 3 है तो 3 से गुणा, अगर से n सेल है तो उसमें n से गुणा करेंगे, जिससे हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है। तो यह जो एक लाभप्रद है। अब अगली टॉपिक किरचॉफ का नियम। देखिए यह कक्षा 12वीं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम है, प्रथम नियम जो है इसे संधि का नियम भी कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात अगर से मान लीजिए कहीं पर सभी वायर आकर के मिल रही हैं, जब मिल रही हैं तो कहीं पर से धाराएं आ रही होंगी, कहीं से धाराएं जा रही होंगी। इस प्रकार से जो होगा संयोजन बनेगा तो इसमें जो होगा समस्त आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग जो होगा वह शून्य होता है। यही बताए थे किरचॉफ ने प्रथम नियम में। तो अगर से हम लोग देखा जाए इन सब को, यह जो आने वाली है उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, जो जाने वाली है उसको माइनस में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा I1 प्लस I2, फिर माइनस I3, फिर माइनस I4, फिर माइनस I5। इस तरीके से इन सब का योग जो होगा शून्य होगा। तो इस सब को उधर भेज देंगे तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। यह देखिए नोट पॉइंट कुछ है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर होगा संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। यह कभी कभी पूछ देता है किरचॉफ का धारा नियम, तो आपको यही नियम लिखना है। और दूसरा जो है किरचॉफ का, वह उसको बोलते हैं पास का नियम या लूप का नियम। इसमें क्या है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के
विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी आ जाएगा हम लोग का I और कैपिटल R जो होगा इन सब का योग बराबर हो जाएगा यहाँ पर E के। तो इसमें क्या होगा कि I_R1 प्लस I_R2 प्लस I_R3 बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 इन सभी के योग के। यह जो है यह नियम जो है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। उससे पहले जो था वह आवेश संरक्षण को था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर बंद पास ABC में लूप का नियम से I_R1 माइनस I_R2 बराबर E1 माइनस E2 होगा। बंद पास इससे जो होगा I2R2 प्लस I प्लस I2 और यहाँ पर जो R3 है कॉमन हो जाएगा तो E बराबर हो जाएगा E2 के। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।